हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमने ठीक है ह्यूमन ज्योग्राफी जो आपकी बुक 1 है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, उसका आज हमने पार्ट 2 कवर अप करना है। जिन जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा, पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पार्ट 1 देखो, तभी ठीक है आपको कॉन्सेप्ट आगे का क्लियर हो पाएगा। आज के वीडियो में हम सिर्फ 3 टॉपिक कवर अप करेंगे और इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर जियोग्राफी का खत्म हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ ठीक है मैं इसके नोट्स भी अपनी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर डाल दूंगी, अगर आपको क्लैरिटी के साथ चाहिए। अगर आप इंस्टा नहीं चलाते हो तो कोई बात नहीं यार, मैं इसके नोट्स ठीक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बच्चे नहीं यूज़ करते, कई ठीक है इतने पढ़ाई में व्यस्त होते कि नहीं चलाते। मैं भी अपने टाइम पे नहीं चलाती थी जब मैं 12th में थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, फिर मैं लिंक से ठीक है PDF डाउनलोड कर लेती थी। तो मैं आपको लिंक जो होगा ना PDF का, पूरे ये जो मैं जिससे अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये पूरा का पूरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप बस उस लिंक को ठीक है क्लिक करना एंड आपकी पूरी की पूरी PDF ओपन हो जाएगी। फुल चैप्टर ही ठीक है मैं डालूंगी। पार्ट 1 वीडियो में भी मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडिट करके वो लिंक डाल दूंगी। पार्ट 2 में तो डल ही जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से हम चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो बहुत छोटी होने वाली है क्योंकि टॉपिक्स इसमें बहुत कम है। देखो, हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, ठीक है, हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। तो मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है। थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है। ह्यूमन ज्योग्राफी हम उसे बोलते हैं जब हम ह्यूमन सोसाइटी ठीक है ह्यूमन वर्ल्ड का रिलेशनशिप देखते हैं नेचर के साथ, कि कैसे ह्यूमन एंड नेचर ठीक है एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उनमें क्या रिलेशनशिप है। अगर ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है तो हम उसे बोलेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी। अब देखो, आप आज के टाइम पे जियोग्राफी पढ़ते हो, ठीक है। जियोग्राफी क्या है? एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें थोड़े से फॉर्मूलाज देखे जाते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, हम जियोग्राफी को एज अ लिटरेचर की तरह पढ़ते थे, ठीक है, कि जैसे आपके इंग्लिश की लिटरेचर है वैसे पढ़ा करते थे। बट धीरे धीरे कुछ डेवलपमेंट्स हुई टाइम के पीरियड में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम धीरे धीरे डेवलपमेंट्स होती हैं एंड उससे जो बेटे आपकी जियोग्राफी है उसको एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट्स बना दिया जाता है। साइंटिफिक सब्जेक्ट्स बेसिकली क्या होता है, जिसमें हम कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, फिजिक्स के लॉस यूज़ करते हैं, सोफोस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन सभी का यूज़ करके हमने जियोग्राफी को एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट्स बना दिया। अब देखो, हमारे पास आपकी बुक में जो टेबल है वो है टेबल 1.1 ब्रॉड स्टेजेस एंड थ्रस्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। कौन कौन सी स्टेजेस थी जिस करके आपके जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसको आज हम मॉडर्न तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब इस पूरे टेबल में ठीक देखो, आपकी बुक में जो ये टेबल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसको छोड़ देते हैं, बच्चे कहते हैं ये क्या शायद डायग्राम है, बट नहीं, इसको भी हमने कवर अप करना है, ठीक है। तो देखो, ये जो टेबल था आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि 1 मार्क का ज़्यादा आएंगे। आपको पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस होगा, ठीक है, आपका पेपर सारा कॉम्पिटेंसी बेस, मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसके तरीके से आप इस बार आपका पेपर डलेगा। अब देखो, ये जो टेबल है, इस टेबल में हमने यही पढ़ना है कि ह्यूमन ज्योग्राफी को एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट कैसे बनाया, बेसिकली जियोग्राफी को एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट कैसे बनाया। बट अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो इस टेबल के पहले आपका एक छोटू सा टेबल और है जिसका नेम है ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। ये जो टॉपिक है बच्चे, वो इस टॉपिक के ठीक है एक टॉपिक के बीच में रिलेटेड है, मतलब एक टॉपिक के बीच में आता है। पहले मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगी, देन हम 3 स्कूल्स ऑफ थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम ये कर लेते हैं क्योंकि इसी के बीच में वो टॉपिक है। तो देखो, अब हमने पढ़ना है ब्रॉड स्टेजेस एंड द थ्रस्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, के कौन कौन सी स्टेजेस आई थी ह्यूमन ज्योग्राफी को एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है पीरियड, अप्रोच, फीचर्स। ऐसे ही हम 6 पीरियड्स करेंगे, 6 अप्रोचेस करेंगे एंड 6 फीचर्स करेंगे। जियोग्राफी की जो आपका वो है सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको 6 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है जो आपकी बुक में है। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत सारे पीरियड्स हैं, बट आपकी बुक में जियोग्राफी को 6 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। एंड वो जो आपके पीरियड्स हैं ना, उनका अलग अलग नेम दे दिया है, जिसको हमने क्या बोला है, अप्रोचेस। एंड उसी के नेम के बीच में उनके फीचर्स भी छुपे हैं, तो हमने सारे देखने हैं। तो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट पीरियड है आपका
अर्ली क्लोनियल पीरियड। अब अर्ली क्लोनियल पीरियड का मतलब क्या है? देखो, क्लोनियलिज्म क्या था? जब आपके ऊपर कब्जा होता है किसी भी एरिया, किसी भी कंट्री आपके ऊपर जब कब्जा करती है, ठीक है, इम्पीरियलिज्म जिसको आप बोल देते हो, उस टाइम पे ये सिचुएशन थी, अर्ली क्लोनियलिज्म पीरियड। इस टाइम पे ईस्ट इंडियन कंपनी जितनी भी थी, पोर्चुगीज कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडियन कंपनी थी, वो इंडिया के ऊपर आती थी एंड ट्रेड करती थी। ये टाइम पीरियड था। अब ट्रेड करने के लिए उन्हें कोई ना कोई सी रूट तो चाहिए ना, कोई ना कोई चीज़ें तो चाहिए कि जिससे वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री आ सके, ठीक है। तो अर्ली क्लोनियल पीरियड को हम एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन अप्रोच भी बोलते हैं। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन अप्रोच इसको क्यों बोला जाता है? अब ध्यान से सुनना। अब देखो, मैंने यहाँ पे बताया अर्ली क्लोनियल पीरियड कौन सा था, जब आपके, ठीक है, डिस्कवरीज हो रही थी न्यू सी रूट्स या फिर लैंड रूट्स की, कि जहाँ से ट्रेड जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, हम ट्रेड कर पाएंगे। अब इस टाइम पीरियड पे क्या हो रहा था? हम अर्थ को एक्सप्लोर कर रहे थे, मतलब न्यू चीज़ें ढूंढ रहे थे। एंड उसका जितना भी डिस्क्रिप्शन है, जियोग्राफी क्या होती है? स्टडी ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, मतलब हम अर्थ का जितना भी डिस्क्रिप्शन है, अर्थ कैसी है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और इस टाइम पीरियड पे ही हम एक्सप्लोरेशन कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे कि हमें एक ट्रेड पॉइंट मिल जाए कि हम दूसरी कंट्री से आसानी से ट्रेड कर पाए। और वैसे भी डिस्कवरीज इस टाइम पे चल रही थी, तभी इस टाइम पीरियड का, ठीक है, आपकी अप्रोच का नाम एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन अप्रोच है, ठीक है। अब इस टाइम पे हम फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स कौन से हैं? देखो, इस टाइम पीरियड पे ना ट्रेडर्स को पैसे दिया करते थे आगे किंग्स, कि अगर तू, ठीक है, ये कोई न्यू एरिया या फिर न्यू लैंडफॉर्म ढूंढ के आएगा तो हम उसके बदले तुझे पैसे देंगे या फिर इनाम देंगे, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता था कि हम अर्थ को एज अ होल डिस्क्राइब करते थे। पहले हमें ये लगता था कि अर्थ जो है, ठीक है, आपके छोटा सा ही हिस्सा है, ज़्यादा बड़ा हिस्सा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया की भी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो बहुत कम हमें एरियाज़ के बारे में पता था। तो हम अर्थ को एज अ होल, मतलब पूरे तरीके से जितनी भी हमारी अर्थ जितनी हमें दिखती है, हम उसकी ही स्टडी करते थे। हमें इतने कॉन्टिनेंट्स के बारे में तब नहीं पता था, ठीक है। हम यहाँ पे डिस्कवरीज करने लगे एंड एक्सप्लोरेशन करने लगे न्यू आइडियाज़ की। न्यू आइडियाज़ मतलब न्यू लैंडफॉर्म्स की हम डिस्कवरी करने लगे, ठीक है। ये आपको अप्रोच समझ में है? एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमारे पास पीरियड है अर्ली क्लोनियल पीरियड। क्लोनियल पीरियड क्या होता है? जब कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर कब्जा करती है तो वो उसकी क्लोनी बन जाती है, ठीक है, जिसको आप इम्पीरियलिज्म भी बोलते हो, तो वो चीज़ है। अब इस टाइम पीरियड पे हम एक्सप्लोरेशन करते थे, न्यू एरियाज़ को ढूंढते थे, प्लस हम अर्थ के ऊपर डिस्क्रिप्शन, मतलब उसकी स्टडी करते थे कि अर्थ हमारी है कैसी, देखते थे कि न्यू एरिया है कि न्यू जगह है कोई अर्थ के ऊपर। और इस टाइम पीरियड पे क्या होता था? हम अपनी अर्थ को एज अ होल स्टडी किया करते थे, मतलब पूरी की पूरी जितनी भी अर्थ है ना, उसको स्टडी किया करते थे। इस टाइम पे हम डिस्कवरीज किया करते थे कि कोई न्यू एरिया या फिर न्यू आइडियाज़ हमें मिल जाए, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम अपनी नेक्स्ट अप्रोच के ऊपर आते हैं। तो देखो, जो नेक्स्ट अप्रोच है, आपकी नेक्स्ट पीरियड है, वो है लेट क्लोनियल पीरियड। अब देखो, अर्ली क्लोनियल पीरियड मतलब जब क्लोनियलिज्म शुरू हुआ था तो उसके अर्ली पार्ट में, ठीक है। अब लेट, जब क्लोनियलिज्म पीरियड ख़त्म होने वाला था उसके पार्ट में, ठीक है। लेट का मतलब यही होता है। अब लेट क्लोनियल पीरियड शुरू हो गया है, ठीक है। क्लोनियलिज्म तब भी है, बट लेट क्लोनियल पीरियड है। अब इस टाइम पे आपकी जो अप्रोच थी वो थी रीजनल एनालिसिस। रीजनल एनालिसिस अप्रोच में क्या होता था? यहाँ पे देखो, हम अर्थ को एज अ होल पढ़ा करते थे कि हमारी जो धरती है, हमें उसको पूरा का पूरा पढ़ना है। अब ऐसे पढ़ने में, ठीक है, ऐसे जब हम स्टडी किया करते थे अर्थ की, तो हमें डिफ़िकल्टीज आती थी कि अगर मैं आपको बोल दूँ बच्चे पूरा सिलेबस आना है, ठीक है, मैं आपको पार्ट्स में, सेक्शन में वो सिलेबस डिवाइड करके ना दूँ, मैं आपको ऐसे ही बोल दूँ कि आपका टेस्ट है, ठीक है, देख के आना, तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि सेक्शन बी आप इसमें रख लो, हम इस चैप्टर का टेस्ट इस दिन ले लेंगे, तो वो आपके लिए ईजी होगा। तो इसी दौरान अब अर्थ को, ठीक है, एज अ होल पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, जिस करके हमने अर्थ के रीजन्स बनाने शुरू कर दिए कि ये पंजाब रीजन है, ये आपका हरियाणा है, ये एशियन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ऐसे रीजन्स बनाने शुरू कर दिए। अब इसमें हमें फीचर क्या देखने को मिला? इसमें हम डिफरेंट रीजन की स्टडी करते थे, जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड था,
ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। एक बार फिर से समझा देती हूँ। अर्ली क्लोनियल पीरियड के बाद हमारे पास लेट क्लोनियल पीरियड आता है। उसमें हम अर्थ को एज अ होल स्टडी करने में हमें क्या हो रही थी, डिफ़िकल्टीज हो रही थी, जिस करके हम अर्थ को एज अ रीजन की तरह स्टडी करने लग गए, जिसका अप्रोच का नाम क्या पड़ गया, रीजनल एनालिसिस। और इसमें हमें फीचर ये देखने को मिला कि हम डिफरेंट रीजन की स्टडी करते थे। ठीक है, कि मतलब समझ लो आपकी जो अर्थ होती है, जैसे मैं आपको डायग्राम के साथ समझाती हूँ। ठीक है, अब देखो ये है आपकी अर्थ, हाय हाय ये पता नहीं क्या बन गया, इधर बनाती हूँ। ये देखो ये है आपकी अर्थ, ये है आपका इक्वेटर। ठीक है, 0 एक्चुअली मेरा ना कैमरा थोड़ा ठीक नहीं है तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम आ रही है बनाने में। ये है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ अकेला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर स्टडी करूँगी तो मुझे इजी होगा बजाय पूरी अर्थ को स्टडी करने में। ठीक है, तो ऐसे ही अर्थ को रीजन्स में डिवाइड कर दिया था। ये इक्वेटर है कि इतना हिस्सा मैंने पढ़ के आना और इतना हिस्सा तू पढ़ के आना, हम पेपर में टॉप करेंगे। स्ट्रेटजीज बनाते हो ना आप, बस वही वाली चीज़ इधर है। ठीक है, रीजनल अप्रोच में आगे है हमारे पास 90-30 का टाइम पीरियड। ठीक है, अब देखो अर्ली क्लोनियलिज्म पीरियड भी हो गया, लेट क्लोनियलिज्म पीरियड भी हो गया। अब हमारे पास है 90-30 का टाइम पीरियड। ठीक है, ये टाइम पीरियड तब का है जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी हो चुका था एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही थी। ठीक है, मतलब तभी इसको वॉर पीरियड भी बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखना, क्योंकि इस टाइम पे लड़ाई बहुत ज़्यादा हो रही थी, एक कंट्री में दूसरी कंट्री में हर एक जगह लड़ाई देखने को मिल रही थी। अब इस टाइम पे क्या हुआ, उन्होंने कहा चलो हमने रीजन्स में तो कन्वर्ट कर दिया, बट अभी भी हमें यार डिफिकल्टीज आ रही है, आप कुछ और अच्छा से करो। ठीक है, और मतलब जियोग्राफी को एज इजी बनाओ। तो उन्होंने रीजन्स की बजाय अब एरियल डिफ्रेंशिएशन करना शुरू कर दिया। एरियन डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखो, एरियल डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है, ये 0 डिग्री आपका, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे इसकी, ठीक है, इसके साथ कंपैरिजन करना है कि ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसमें मुझे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में मुझे कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती है। बेस्ट एग्जाम्पल में अगर आपको बताऊँ, जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना अर्थ का, तो उसमें आपकी लैंड एरिया जितने भी है ना, जितने भी आपके लैंड एरियाज हैं वो हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बट अगर हम साउथ की बात करें तो हमें यहाँ पे सीज एरिया जितने भी मतलब समुद्र है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में 60% ओशन वाटर्स हमें देखने को मिलता है एंड रिमेनिंग जो आपका 40 बच गया, ठीक है, रिमेनिंग जो आपका 40 बच गया वो हमें लैंड एरिया में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, मतलब यूनिकनेस उसकी देख ली कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर से कैसे अलग है, यही चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है। ठीक है, आपके एरियल डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है कि हमने उस जितनी भी अर्थ है उसको रीजन में डिवाइड तो कर लिया, बट अब हम देखेंगे कि एक एरिया दूसरे एरिया के साथ कैसे यूनिक है, कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स उसमें हैं। ठीक है, तो इसका फीचर क्या होगा कि हम स्टडी एंड अंडरस्टैंड करेंगे यूनिकनेस ऑफ द रीजन, मतलब एक एरिया दूसरे एरिया के साथ कैसे यूनिक है और कैसे अलग है। तो 1930 के टाइम पीरियड के बाद हमारे पास 1950 से लेकर 1960 का टाइम पीरियड आता है। तो एक बार इसको शुरू करवाने से पहले मैं आपको ऊपर का थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, सबसे पहले हमने कौन सी अप्रोच पढ़ी, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। पीरियड को आप अप्रोच मत लिखाना बोर्ड में, ये कंफ्यूजन होती है। ठीक है, बच्चों को पूछी जाती है कि एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन अप्रोच जो थी, ठीक है, वो कौन सी थी, तो उसकी जगह आप अर्ली क्लोनियल पीरियड लिखाते हो, नहीं ऐसे नहीं लिख के आना। ठीक है, पहली अप्रोच कौन सी थी आपकी, एक्सप्लोरेशन डिस्क्रिप्शन। सेकेंड अप्रोच है आपकी रीजनल एनालिसिस। थर्ड अप्रोच है आपकी एरियल डिफ्रेंशिएशन एंड फोर्थ अप्रोच के अब हम ऊपर आगे हैं स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये जो है ना इतना सही डब्बा, ये बच्चों को कंफ्यूज बहुत करता है क्योंकि इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ 1950 और 1960 के टाइम पीरियड पे कौन सी अप्रोच चलती थी, तो बच्चे ये लिखाते हैं क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। ये तो कोई अप्रोच ही नहीं है, अप्रोच का नाम ही यहाँ पे दिया गया है स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और इसी ही टाइम पीरियड पे, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम इस पूरे टेबल में क्या पढ़ेंगे कि आपका जो जियोग्राफी था इसको एज ए लिटरेचर सब्जेक्ट
की तरह हमने साइंटिफिक सब्जेक्ट कैसे पढ़ा। तो यही आपका टाइम पीरियड था, मतलब 1950 से लेकर 1960 का ही टाइम पीरियड था ये वाला, जिसमें हमने जियोग्राफी को एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा। तो इसे भी जल्दी से देख लेते हैं। अब देखो पीरियड है 1950 1960, मतलब युद्ध यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। इस टाइम पे आपकी यूएनओ बन चुकी थी, 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी। जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस रखी है वो शायद इस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अब इस टाइम की अप्रोच का नाम था स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्पेशल चीज़ करनी है हमने, कोई इतनी स्पेशल कि हमने जियोग्राफी को एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट बना देना है। अब इस टाइम पे क्या हुआ, ठीक है, आपके कंप्यूटर्स डेवलप हो गए थे, फिज़िक्स के लॉस हमें समझने आ गए थे, तो हम उसको अप्लाई करते थे। अब फिज़िक्स के लॉस हम किस में अप्लाई करते थे बताओ, चलो जियोग्राफी में कहाँ अप्लाई करोगे, जब आप मैप बनाओगे, ठीक है, तब हम फिज़िक्स के लॉ को अप्लाई करेंगे। सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिक्स टूल्स हमें मिल गए थे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे टूल्स मिल गए थे। मैप इतना ईजी थोड़ी होता है बनाना, तो उससे बनाने के लिए जो आपके टूल्स आते थे वो उन्होंने भी, ठीक है, हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की जियोग्राफी को एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाने के लिए। जब ये आपकी ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हैं, मतलब स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में जब यूजेस ऑफ कंप्यूटर हुआ, फिज़िक्स के लॉस हम लगाने लग गए, सोफिस्टिकेटेड स्टैटिकल टूल्स का हमने, ठीक है, यूज़ करना शुरू कर दिया, तब इस चीज़ को हमने क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन बोला गया है। देखो क्वांटिटेटिव मतलब पता क्या होता है, क्वांटिटेटिव होता है आपको क्वालिटी में जो रेवोल्यूशन आता है, क्वालिटी कैसे इंप्रूव हुई उस चीज़ की, उससे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव ग्रोथ आई ना हमारी, नेगेटिव थोड़ी गई। हम पहले ही जियोग्राफी को एज ए लिटरेचर पढ़ रहे थे, अब तो हम भाई साइंटिफिक पढ़ रहे हैं। जियोग्राफी अब क्या है, एज अ साइंटिफिक अप्रोच है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट अप्रोच के ऊपर आते हैं। अब देखो नेक्स्ट अप्रोच का टाइम पीरियड है आपका 1970। इस अप्रोच को एमरजेंसीज ऑफ ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियर स्कूल्स बोला जाता है। अब जियोग्राफी जो थी बच्चे आपके साइंटिफिक सब्जेक्ट से पढ़ने लग गए थे हम, बट उस टाइम पीरियड पे हमारे पास 3 सेट ऑफ स्कूल्स भी थे। अब ये 3 सेट ऑफ स्कूल्स क्या हैं दीदी, आप तो कन्फ्यूज़न करी जा रहे हो। नहीं नहीं, कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। देखो इस टाइम पीरियड में हम जियोग्राफी को एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट पढ़ते थे, एंड इस टाइम पीरियड में जियोग्राफी की और ब्रांचेस हमें देखने को मिली कि जियोग्राफी को हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के साथ कैसे देखते हैं, रेडिकल अप्रोच के साथ कैसे देखते हैं, एंड बिहेवियर स्कूल के साथ हम कैसे देखते हैं। इसका अगर मैं आपको मेन फीचर बताऊं तो ये है कि हम यहाँ पे ह्यूमन जियोग्राफी को एज अ सोशो पॉलिटिकल रियलिटी के साथ देखते थे कि असलियत क्या है, लिटरेसी लेवल क्या है हमारी कंट्री का, दूसरी कंट्री हमसे कैसे आगे है, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है हमारी कंट्री का, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने शुरू कर गए थे। अब इसी का, ठीक है, अलग क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आ जाता है, जो आपकी बुक में छोटा सा टेबल है 3 सेट ऑफ स्कूल्स, ठीक है, उसके ऊपर आपको एनालाइज करना आता है। तो इसी को अब हम डिटेल में समझेंगे, ये मैं आपको बाद में करवाती हूँ। अब देखो अब हमने क्या करना है, वो जो आपका 1970 का टाइम पीरियड था, ठीक है, उस टाइम पे जो 3 स्कूल्स ऑफ थॉट्स थे हमने उसके बारे में पढ़ना है। वही स्कूल्स ऑफ थॉट जब 1970 के टाइम पीरियड में जियोग्राफी को एज अ ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियर स्कूल में पढ़ा जाता था। ह्यूमन जियोग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम के बारे में हम पढ़ रहे थे कि मतलब कैसे कैसे ह्यूमन जियोग्राफी का डेवलप हुआ, ठीक है। तो इसमें 3 स्कूल्स ऑफ थॉट्स के बारे में पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन अलग पूछा जाता है, तभी मैंने इसको थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, ये क्वेश्चन के बारे में। तो देखो हम सबसे पहली अप्रोच के बारे में देख लेते हैं, मतलब सबसे पहले स्कूल ऑफ थॉट के बारे में देख लेते हैं। जब 1970 का टाइम पीरियड आया था तो जियोग्राफी को हम वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स ऑफ थॉट्स के भी माध्यम से पढ़ते थे। स्कूल ऑफ थॉट ये नहीं कि आपका कोई स्कूल बना दिया गया है, नहीं। जब आपके बच्चे कोई भी आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, जब आप उसको बताते हो तो उसे स्कूल ऑफ थॉट्स बोला जाता है। ये नहीं कि आपका ये केवी का कोई भी स्कूल है, ठीक है, ये नहीं। स्कूल मतलब वो नहीं है, स्कूल ऑफ थॉट्स मतलब कि आपके आइडियाज़ क्या बोल रहे हैं उस चीज़ में। अब इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, मेनली कंसर्न विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल। अब वेलफेयर एंड ह्यूमनिस्टिक से आप क्या समझ रहे हो, देखो वेलफेयर का मतलब क्या होता है, भला करना लोगों का, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक का भी वही मतलब होता है कि ह्यूमन को हम प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। इस टाइम पीरियड पे हम जियोग्राफी के माध्यम से सोशल वेलबींग कर रहे थे, मतलब लोगों का भला कर रहे थे जियोग्राफी
के साथ। अब इसी एस्पेक्ट में हमें क्या देखने को मिला, हम यहाँ पे हाउसेस के बारे में पढ़ने लगे, हेल्थ एजुकेशन के बारे में पढ़ने लगे कि ह्यूमन सेटलमेंट है। सेटलमेंट क्या होता है, जब आप घर बनाते हो, ठीक है, अपना, वो कैसे बना सकते हो, जब अर्थक्वेक आता है तब आप कैसे घर बनाओ। जैसे जापान में घर का स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है, वहाँ पे सीमेंट के घर नहीं होते, दूसरे घर होते हैं। हेल्थ आप कैसे देख सकते हो, एजुकेशन आप कैसे देख सकते हो। अब यहाँ पे जियोग्राफर्स जो हैं उन्होंने पहले ही इंट्रोड्यूस कर दिया था ऐसी जो स्कूल ऑफ थॉट थी, ठीक है, सोशल वेलबींग के ऊपर, पोस्ट ग्रेजुएट करिकुलम के ऊपर। अब इसका मतलब क्या है, देखो जो जियोग्राफर्स थे ना उन्होंने पहले ही बता दिया था कि सोशल वेलबींग के साथ भी हम जियोग्राफी को एज अ रिलेट कर सकते हैं। आपको समझ में आया, मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। देखो, वेलफेयर एंड ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स ऑफ थॉट में यही बताया गया था कि लोगों का हम भला कैसे कर सकते हैं जियोग्राफी के साथ। हम इसमें हाउसेस की स्टडी करते हैं, हेल्थ की स्टडी करते हैं, एंड एजुकेशन की स्टडी करते हैं। और ये जो चीज़ थी आपकी पहले ही, ठीक है, जियोग्राफर्स ने हमें बता दी थी। बस इसमें इतना ही आपको पढ़ना है। हमारे पास जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। रेडिकल का क्या मतलब होता है, जो गुस्सेखोर मतलब होते हैं, ठीक है। वैसे तो रेडिकल का मतलब क्या होता है। अब इस टाइम पे देखो मार्क्सिज्म थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया। मार्क्सिज्म थ्योरी किसकी है, कार्ल मार्क्स की, ठीक है। आपने 9th में कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा होगा कि उसने अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी में बेसिकली ये था कि जो बीच की क्लास की पीपल होते हैं ना, मतलब जो आम जनता होती है वो हमेशा पिसती रहती है क्लर्जी की डोमिनेंस के आधार पे, ठीक है। जो बड़े लोग होते हैं, मतलब जो हाई सोसाइटी के पीपल होते हैं, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ ऐसे बना लेते हैं जिस करके आम जनता पिसती रहती है। तो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट में हमें पॉवर्टी के बारे में बताया जाता था जियोग्राफी के अंदर, सोशल इनइक्वालिटी के बारे में बताया जाता था कि कैसे वुमेन्स को राइट नहीं मिलते हैं, कैसे वो सोशल जो बैकग्राउंड क्लासेस होती हैं, ST SC, ठीक है, एंड OBC, इनको अधिकार नहीं दिए जाते, उसके बारे में बताया गया था। जियोग्राफी को हम कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम से भी रिलेटेड करते हैं। कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स वो होती हैं जो पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम किसी पे आ गई, डिसीज़ कोई हो गया तो उससे लड़ने की जो हमारी ताकत है वो नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम जो होती हैं वो कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स में आती हैं। आगे है आपके पास नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट। बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट में बेसिकली हम एथनिक्स, रेस एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। मतलब कास्ट, क्रीड के ऊपर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा, हर एक को राइट मिल रहा है, ठीक है। अगर आप किसी भी लोकेशन में रह रहे हो, ठीक है, कोई भी लोकेलिटी में रह रहे हो, तो आपके साथ बिहेवियर कैसा हो रहा है, तो उसी बिहेवियर को हम स्कूल ऑफ थॉट में, बिहेवियर के स्कूल ऑफ थॉट में पढ़ते हैं। आई होप आपको 3 स्कूल ऑफ थॉट के बारे में भी अच्छे से पता लग गया होगा। अब देखो, ये जो अब हमने स्कूल्स ऑफ थॉट पढ़ी, अब इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ, इसके बाद आपका नेक्स्ट टाइम पीरियड आया जिसका था 1990s टाइम पीरियड, एंड इसकी अप्रोच थी पोस्ट मॉडर्निज्म इन जियोग्राफी। मतलब जियोग्राफी जो है आपका लिटरेचर से साइंटिफिक सब्जेक्ट बन गया है। इसका यही फीचर है कि यहाँ पे हम जियोग्राफी को एज अ फुल्ली तरीके से साइंटिफिक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। यही आपके बच्चा पूरा टेबल था। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालो, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। डाउट कोई नहीं रहना चाहिए। देखो, डाउट रहेगा तो बोर्ड में आपको, ठीक है, प्रॉब्लम आएगी। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तभी मैंने थोड़ा टाइम लेके इसको समझाया। ओके, अब हमने देखो जियोग्राफी की आपने पूरी वो पढ़ ली, हिस्ट्री एक टाइप की ठीक है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रखा करो यार, आपको पूरा पता है कि जियोग्राफी कहाँ से लिटरेचर थी एंड कैसे आपने साइंटिफिक सब्जेक्ट इसको बना दिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जियोग्राफी की सिस्टर डिसिप्लिन्स एंड सोशल साइंस। देखो, जियोग्राफी जो है, ठीक है, आपका आगे भी फर्दर डिवाइडेड है थोड़ी सी ब्रांचेस में। इसमें इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता, बट फिर भी मैं कोई टॉपिक आपके लिए छोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बोर्ड्स का कुछ नहीं पता, CBSE का कुछ नहीं पता कौन सा को टॉपिक, ठीक है, कहाँ से आ जाएगा। तो जल्दी से इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, ह्यूमन जियोग्राफी की आपकी टोटल 6 ब्रांचेस हैं। सोशल जियोग्राफी, अर्बन जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी, पॉपुलेशन जियोग्राफी, सेटलमेंट जियोग्राफी, एंड लास्ट है इकोनॉमिक जियोग्राफी, ठीक है। अब जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखो, जो आपकी सोशल जियोग्राफी है उसके सब फील्ड्स, मतलब सब फील्ड्स ऐसे समझो कि जैसे आप हेडिंग बनाते हो, बड़ी हेडिंग बनाते हो ना एग्जाम्स को लिखने के लिए, एंड उसके नीचे आप एक सब हेडिंग बनाते हो, तो उसके बाद में आप उसको एक्सप्लेन करते हो। तो ऐसे ही सोशल जियोग्राफी की भी सब फील्ड्स हैं।
मतलब जियोग्राफी के अंदर, सोशल जियोग्राफी के अंदर आप और भी ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हो। तो वो सोशल जियोग्राफी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, वो है कल्चरल, जेंडर, हिस्टोरिकल एंड मेडिकल जियोग्राफी। एंड अगर हम इसके सिस्टर डिसिप्लिन्स की बात करें, मतलब इसके अंदर भी जो स्टडी होती है वो कौन कौन सी है, वो है हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड एक्सेट्रा। ऐसे ही आपके, ठीक है, नेक्स्ट ह्यूमन ज्योग्राफी है, मतलब उसकी ब्रांच है, फील्ड है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी की, वो है अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी की कोई सब फील्ड नहीं है, इसकी हम सिस्टर डिसिप्लिन्स की ही स्टडी करते हैं, मतलब छोटी ब्रांच की स्टडी करते हैं जिसमें हम अर्बन स्टडीज़ एंड प्लानिंग्स के बारे में पढ़ा जाता है। एंड उसके बाद है नेक्स्ट आपका पॉलिटिकल जियोग्राफी। पॉलिटिकल जियोग्राफी की सब फील्ड है आपकी इलेक्टोरल एंड मिलिट्री जियोग्राफी, ठीक है। इलेक्टोरल एंड मिलिट्री जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, देखो इलेक्टोरल में बेसिकली हम इलेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, किस एरिया में कितनी वोट्स आई, किस एरिया में कितनी कम वोट्स आई। मिलिट्री जियोग्राफी में हम बेसिकली बॉर्डर से रिलेटेड आप जियोग्राफी पढ़ते हो कि इस एरिया में इतने, ठीक है, आपके सिपाही वगैरह हैं, इस एरिया में इतने हैं, तो उसी के बारे में हम बात करते हैं, मतलब मिलिट्री से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। एंड आगे है सिस्टर डिसिप्लिन। सिस्टर डिसिप्लिन्स में हम इसमें पॉलिटिकल साइंस और मिलिट्री साइंस के बारे में पढ़ा जाता है। आगे है पॉपुलेशन जियोग्राफी। पॉपुलेशन जियोग्राफी की देखो कोई भी सब फील्ड नहीं है, बट इसके सिस्टर डिसिप्लिन्स है। सिस्टर डिसिप्लिन्स में क्या है, डेमोग्राफिक इश्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। डेमोग्राफिक रेशियो की वही कि एक पॉपुलेशन है वो कितनी पढ़ी लिखी है, सेक्स रेशियो क्या है उसमें, वुमेन की कंडीशन कैसी है, एंड हेल्थ एजुकेशन पूरी देखी जाती है उसमें। नेक्स्ट है आपके पास सेटलमेंट जियोग्राफी। देखो जो बच्चे सेटलमेंट जियोग्राफी है उसकी कोई भी सब फील्ड नहीं है। सिस्टर डिसिप्लिन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे अर्बन एंड रूरल प्लानिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। सेटलमेंट होता है कि इंसान का घर कैसे बनाया गया है, ठीक है, कैसे रूरल एरिया में कितनी पॉपुलेशन है और आपके अर्बन एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि अर्बन एरिया को हमें बनाना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़ की अगर आप टाउन प्लानिंग देखोगे तो बहुत अच्छी है, अगर उसके आसपास वाले एरिया के देखोगे तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो कुछ सोच समझ के बनाई है, ठीक है। ऐसे ही सिक्स्थ आपकी जो फील्ड है वो है इकोनॉमिक जियोग्राफी। इकोनॉमिक जियोग्राफी में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं कि वहाँ पे एग्रीकल्चर, रिसोर्सेज एंड टूरिज्म कैसा है, कितने लोग आते हैं एक एरिया को देखने के लिए, वो सब चीज़ हम यहाँ पे पढ़ते हैं। एंड सिस्टर डिसिप्लिन में हम एग्रीकल्चर साइंस एंड इकोनॉमिक्स के ऊपर पढ़ते हैं। इसी के साथ, ठीक है, आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है फर्स्ट ह्यूमन जियोग्राफी का। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मेरे से पूछा करो, ठीक है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आप मुझे कुछ सजेशन भी देना चाहते हो कि दीदी आप ऐसा वीडियो बनाया करो, या फिर आप हमें बुक से समझाओ, या फिर आप और क्रिएटिव नोट्स बनाओ, तो मैं उसके ऊपर डिटेल में वर्क करूँगी, ठीक है। आपके सजेशन को मैं एकदम से सुनूंगी एंड उसके ऊपर वर्क भी करूँगी। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने पहली वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप देख लेना। मैंने हिस्ट्री भी कवर अप करवाई है अपने चैनल पर, पॉलिटिकल साइंस भी करवाई है, एंड जियोग्राफी चल रही है। धीरे धीरे जितनी भी सब्जेक्ट्स मुझे मिलते जाएंगे मैं उसके ऊपर वर्क करती जाऊंगी, ठीक है। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाया समझ में आता है, तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।